तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी को, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। और इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से यानी कि दिमाग के साथ आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप सही से देख लेंगे तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं आप उनको 100% सोल्व करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का यानी उत्तराखंड वंदरों की जो सीरीज चल रही है, वीडियो नंबर 18 होने वाला है। केमिस्ट्री के 17 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या एमसीक्यूज की जो सीरीज चली है सारे के सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं। देखिए, हमको जो टॉपिक दिया गया है वन दरोगा में, वो दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी को समझने से पहले आपको मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी को समझना होगा कि मैंडलीफ ने आवर्त सारणी में क्या दिया था और क्या चेंज करने के बाद मोज़ले ने इसको आधुनिक आवर्त सारणी इसको कहा गया है। इसके बाद जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, मैंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी इसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसका सिर्फ एक, ऐसा कह सकते हो, बाल बराबर यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका हिंट दिया है कि मैंडलीफ ने जो आवर्त सारणी का आधार बनाया था वो क्या बनाया था, जिससे कि आपको आधुनिक आवर्त सारणी थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही मैंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहा जाता है। यानी मैंडलीफ ने अपने एक आवर्त नियम दिया था कि तत्वों के जो भौतिक या रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के या परमाणु भारों के, आप कह सकते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम के आधार पर ही मैंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित किया, जिसे मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहा गया। यानी मैंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग बनाई थी। यानी तत्वों को परमाणु भार के अकॉर्डिंग उन्होंने सेटल किया था, और इसी के आधार पर क्या दी उन्होंने, सारणी दी। परमाणु भार को आधार माना था उन्होंने, और यहीं पर वो थोड़ी सी चूक हो गई थी उनसे कि परमाणु भार, जिससे उसमें काफ़ी सारा ना दोष थे जिनका हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम। तो ये जो नियम दिया था किसने दिया था? मोज़ले ने दिया था। पहला क्वेश्चन आपसे यही से बनेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी या आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? मोज़ले ने दिया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु क्रमांकों के। अब बस इतना ही चेंज किया था मोज़ले ने। जो मैंडलीफ ने दिया था परमाणु भार दिया था, यानी उन्होंने परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा। इन्होंने परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मैंडलीफ की आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है संशोधित, तो मोज़ले ने क्या किया? तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे मैंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपना नियम दिया था कि तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मैंडलीफ ने जो माना था वो परमाणु भार को आधार माना था। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आधार माना वो परमाणु क्रमांक को माना। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में या आधुनिक आवर्त सारणी का या आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है? तो परमाणु क्रमांक। मूल आवर्त सारणी का परमाणु भार। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? मोज़ले ने दी। बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, किस में रखा गया? परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। देखिए, आवर्त ये होते हैं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये जो होते हैं इस तरह से ये आवर्त होते हैं। पहला, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, चौथा आवर्त, पांचवा, छठवा और ये सातवां। तो इस तरह से आवर्त होते हैं। और ये जो होते हैं ऐसे सीधे, ये वर्ग होते हैं। ये वर्ग होते हैं इस तरह से। तो इसमें कितने आवर्त थे? 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहा जाता है, यानी बहुत छोटा आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इसलिए इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है कि पहला आवर्त ये है, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पहले आवर्त में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, ये है ना पहला आवर्त। तो इसमें सिर्फ दो तत्व हैं, तो इसको लघु यानी अति लघु बहुत छोटा आवर्त कहा जाता है। दूसरे आवर्त की बात करें, इसमें तीन है ना बीई, ये इतने 8 तत्व हैं दूसरे में, दिख रहा है 8 तत्व, और तीसरे में भी कितने हैं 8 तत्व हैं। तो पहला आवर्त अति लघु बहुत छोटा, दूसरा और तीसरा इसमें 8 एलिमेंट्स है, तो ये लघु है, लघु आवर्त कहा जाता है। चौथे व पांचवें आवर्त में कितने 18 तत्व हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घ आवर्त। छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व हैं, इसलिए इन्हें अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं आवर्तों की। अभी बताया पहले आवर्त में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, इसको अति लघु कहा जाता है, बहुत छोटा आवर्त। दूसरे और तीसरे की बात करें, इसमें 8 एलिमेंट है, तो ये लघु आवर्त है। बात करें हम चौथे और पांचवें की, तो ये आप देखेंगे ये काउंट करेंगे 18 एलिमेंट्स है, ये 18 एलिमेंट्स। तो पांचवें छठे में कितने हैं 18 एलिमेंट्स हैं, इसको कहा जाता है दीर्घ आवर्त। और बात करें छठे और सातवें आवर्त की, तो देखिए 14 तो ये पूरी लाइन में है, यानी 18 तो ये पूरी लाइन में, और 14 ये नीचे रखें क्योंकि ये भी तीसरे वर्ग से और छठे और सातवें आवर्त से हैं, तो छठे के 14 ये, सातवें के 14 ये, तो कुल मिलाकर इसमें कितने हैं 32 एलिमेंट्स हैं। तो पहले में 2 अति लघु, दूसरे तीसरे में 8 लघु आवर्त, तीसरे यानी चौथे और पांचवें में 18 दीर्घ आवर्त, छठे और सातवें में 32 ये अति दीर्घ आवर्त हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति दीर्घ आवर्त है। तो छठा और सातवां, दीर्घ आवर्त चौथा और पांचवा, लघु आवर्त तीसरा और चौथा। और यानी पहला जो आवर्त होगा वो अति लघु, दूसरा और तीसरा लघु, चौथा और पांचवा दीर्घ, छठवां और सातवां अति दीर्घ आवर्त। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में 9 वर्ग या समूह है। देखिए अभी आपने पढ़ा होगा कि 7 वर्ग और यानी 7 आवर्त और 18 समूह या वर्ग होते हैं, लेकिन इसमें तो 9 है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें क्या कहा है कि 1 से 7 तक के जो वर्ग हैं उन्हें ए और बी उपवर्गों में बांटा गया है। 8वें वर्ग में 3 पंक्तियां अर्थात 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब ये कैसे बांटा गया है मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये आधुनिक आवर्त सारणी थी, क्योंकि इसके बाद भी एक सारणी यानी आवर्त सारणी आई थी जिसे किसने दिया था, रैंक बर्नर और बरी ने दिया था। उसे कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी और 7 बी। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, 7 ए। तो अब यही मैंने आपको बताया कि 1 से 7 के जितने भी वर्ग हैं इन्हें ए और बी सेक्शंस में बांटा गया है। तो 7 दूनी 14 तो ये हो गए। और 8वां जो वर्ग है इसको 3 भागों में बांटा गया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो 8वां सेक्शन है हमारा, ये 8वां वर्ग ये है। जो ये आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें ऐसे दिए गए थे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, इस तरह से। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। आप देख रहे होंगे यहाँ से, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ये जो आप 1 से लेकर 18 तक नंबर देख रहे होंगे, 1 2 3 4 इस तरह से, ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये उसमें दी थी, रैंक बर्नर और बरी ने दिए थे अलग से। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस लास्ट में करूंगा। तो 8वां जो वर्ग था इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। उसके बाद यहाँ पर 9वें वर्ग अर्थात शून्य वर्ग में केवल एक ही भाग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शून्य वर्ग है इसमें सिर्फ एक ही भाग दिया गया था। तो इस हिसाब से इन 18 को इन्होंने डिवाइड किया था, यानी 7 को 2 सेक्शन में, तो 7 दूनी 14 हो गए। 8 को 3 सेक्शन में, 14 3 17, और जो 0 वर्ग था उसको एक ही भाग में डिवाइड किया था, उसका कोई भी भाग नहीं था। तीसरे वर्ग के 6वें और यानी 6वें और 7वें आवर्त से, यानी वर्ग 3 और आवर्त 6 और 7 से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिन्हें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहा जाता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यानी वर्ग 3, यह है ना वर्ग 3, आवर्त 6 और 7, तो इनका कॉमन आप देखेंगे ये, यहाँ से 14 एलिमेंट ये रखे गए और ये रखे गए।
तो यहाँ पर ये जो 14-14 एलिमेंट्स हैं ये नीचे रखे गए हैं, और इन 14-14 यानी कौन से, ध्यान रखना है, वर्ग 3 और आवर्त 6 और 7। ऊपर वालों को लेंथेनाइट, नीचे वालों को एक्टिनाइट कहा जाता है। तो यही इसमें बताया गया है, यानी कि तीसरे वर्ग के 6वें और 7वें आवर्त से 14-14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिन्हें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कहा जाता है। यूरेनियम के बाद के सभी तत्वों को ट्रांस यूरेनियम या पोस्ट यूरेनियम या परा यूरेनियम कहा जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो ट्रांस यूरेनियम तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है, यानी 92 के बाद 118 तक जितनी भी एलिमेंट्स हैं 92 से लेकर, वो ट्रांस यूरेनियम है, या आप कह सकते हैं पोस्ट यूरेनियम है या परा यूरेनियम। तो एग्जाम में आएगा कि पोस्ट यूरेनियम क्या है, परा या ट्रांस यूरेनियम क्या होते हैं। तो क्या होगा, यानी यूरेनियम के बाद के तत्व, या ये पूछा जा सकता है कि यूरेनियम के बाद के तत्वों को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरे आवर्त के तत्व क्या कहलाते हैं, सेतु तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनके गुण दोनों उपवर्गों ए और बी से मिलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से वर्ग के तत्व या कौन से आवर्त के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। तो कौन से के, तीसरे के तत्व जो होते हैं वो सेतु तत्व कहलाते हैं, यानी ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त के तत्व अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता दिखाने के साथ साथ अपने से तिरछे स्थित तत्वों में भी क्या होते हैं, गुणों में समानता दिखाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विकर्ण संबंध या विकर्ण समानता कहते हैं। यानी जो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं ये अपने वर्ग के तत्वों के साथ साथ यानी समानता दिखाते हैं, उनके साथ साथ ये क्या होते हैं, जो दूसरा होता है यानी तिरछे, इस तरह से आपने देखा होगा ना, जैसे स्क्वायर होता है वर्ग, इस तरह से विकर्ण होता है, इस तरह से, इसको विकर्ण बोलते हैं। तो तिरछे जो स्थित तत्व होते हैं उनसे भी गुणों में समानता दिखाते हैं, और इसी को विकर्ण समानता या विकर्ण संबंध कहा जाता है। जैसे वर्ग हमारा 2 ये रहा, यानी आवर्त 2 और आवर्त 3 हमारा ये रहा। तो इसमें क्या होता है, यानी जो लिथियम समानता दिखाएगा वो मैग्नीशियम से, जो बेरिलियम दिखाएगा वो एल्युमिनियम से, बोरोन दिखाएगा सिलिकॉन से, कार्बन दिखाएगा फॉस्फोरस से, नाइट्रोजन दिखाएगा सल्फर से। तो इस तरह से समानता दिखाते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, विकर्ण संबंध कहा जाता है, विकर्ण संबंध। तो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से आवर्त के तत्व विकर्ण समानता दिखाते हैं। तो दूसरे और तीसरे। नेक्स्ट है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोषों का निवारण। यानी जब आधुनिक आवर्त सारणी दे दी गई तो मेंडलीव के कुछ ऐसे दोष थे आवर्त सारणी के जो अपने आप ही ठीक हो गए। जैसे पहला, अक्रिय गैसों का स्थान। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए 0 वर्ग, शून्य वर्ग बनाया गया है, जो मूल आवर्त सारणी में नहीं था। मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को कोई जगह ही नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है अधिक परमाणु भार वाले तत्वों का कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, जिस कारण परमाणु के यानी परमाणु भार के बढ़ते क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19। लेकिन आर्गन का जो परमाणु भार होता है वो 39.9 और पोटेशियम का 39.1 होता है। अब मेंडलीफ ने भी इनको इसी तरह से व्यवस्थित किया था, यानी आर्गन को पहले रखा गया था, पोटेशियम को बाद में रखा था। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने क्योंकि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा था, तो जब उन्होंने आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा, तो आर्गन का परमाणु भार ज़्यादा होता है और पोटेशियम का कम होता है। तो आर्गन को पहले रखना क्या था, गलत था, और पोटेशियम को बाद में रखना गलत था, क्योंकि मेंडलीफ के अकॉर्डिंग परमाणु भार जिसका कम था उसको पहले आना चाहिए था। तो ये भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक दोष था। ऐसी कोबाल्ट और ये Ni है, यहाँ पर N नहीं है, खाली ये Ni है ना, निकेल है, नाइट्रोजन नहीं है, निकेल है। तो निकेल को भी क्या था, है ना, बाद में रखा गया था, कोबाल्ट को पहले। तो ये भी क्या था, एक दोष था। लेकिन जब परमाणु भारों के बढ़ते क्रम को हटाकर परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग इसको रखा गया, तो इसका परमाणु क्रमांक 18, इसका 19 है, तो 18 पहले आ गया और 19 बाद में आ गया। तो फिर तो परमाणु भारों की कोई आवश्यकता नहीं, किसी का भी ज़्यादा हो किसी का कम कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या था, जैसे कोबाल्ट में और निकेल में यहाँ पर दिक्कत थी।
ये Ni निकेल है ना, तो परमाणु क्रमांकों के अकॉर्डिंग रखा गया तो इसका 27 और इसका 28, ये पहले आता सही है, ये बाद में आता इसका बाद में आना सही है। परमाणु भारों की यहाँ पर फिर कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। फिर जिसका परमाणु क्रमांक कम था वो पहले, जिसका ज़्यादा था वो बाद में आ गया। तो इस तरह से ये जो दो दोष थे अपने आप सही हो गए। तीसरा दोष था समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिक और संभारिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, परमाणु भार अलग होते हैं। अब समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण आधुनिक आवर्त सारणी में उनको एक स्थान पर रखना उचित है। मेंडलीफ ने क्या किया था? उन्होंने भी एक ही स्थान पर रखा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग दी थी। अब भार तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक 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 परमाणु क्रमांक सबका एक एक है, लेकिन भार इसका एक, इसका दो, इसका तीन। जब परमाणु भार के अकॉर्डिंग मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी तो इन तीनों के भार तो अलग अलग हैं, तो तीनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए था। उसके बावजूद मेंडलीफ ने क्या किया? ये एक्सेप्शन के जैसा था, इनको एक ही साथ रखा। लेकिन जब परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग आवर्त सारणी हमारी बनी तो उसमें तीनों के परमाणु क्रमांक सेम थे, तो इनको एक जगह रखा जाना उचित ठहराया गया। नेक्स्ट है संभारिकों का स्थान। संभारिकों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होने के कारण आधुनिक आवर्त सारणी में इनको अलग अलग रखा जाना उचित था। अब संभारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। देखिए संभारिकों का यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो छूट गया है ना, तो जैसे आप देख सकते हैं Ar 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। तो संभारिकों को मेंडलीफ ने भी क्या किया था? अलग अलग रखा था। अब इन सबके परमाणु भार तो एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ रखा जाना चाहिए था। फिर मेंडलीफ ने अलग अलग क्यों रखा? तो ये भी क्या था? एक दोष था मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। लेकिन जब परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक आया तो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग रखा जाना उचित हो गया। क्यों? क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है, तो इसलिए इनको फिर अलग अलग रखा जाना उचित हो गया, क्योंकि फिर परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग था। तो ये जो कुछ 4 से 5 ऐसे दोष थे जो अपने आप ही क्या हो गए? ठीक हो गए। अब देखिए कुछ ऐसे दोष हैं, यानी दोष तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोष हैं जिनसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात करते हैं हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन के गुण पहले व सातवें वर्ग दोनों से मिलते हैं, यानी पहले और सातवें वर्ग। सातवें वर्ग में आपका जो फ्लोरीन वाला है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उस वर्ग से भी मिलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में ही रखा गया, ऐसा क्यों? है ना, तो एक ये दोष है। तो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के गुण किस वर्ग के तत्वों से मिलते हैं? तो सातवें वर्ग, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी में 17वां वर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। हेलोजन फैमिली है ना, हेलोजन से मिलते हैं, इनको हेलोजन कहा जाता है, पूछा जा सकता है। आठवें वर्ग को 3 भागों में रखना, अभी मैंने आपको दिखाया था जो 8वां था उसको 8, 9, 10 3 भागों में तोड़ा गया। उसको क्यों तोड़ा गया? कोई भी उसका स्पष्ट कारण नहीं दिया गया था। दीर्घ आवर्तों में सम विषम श्रेणियों का निर्माण, यानी दीर्घ आवर्तों को 2-2 श्रेणियों में रखना का भी कोई इस यानी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे आपने देखा होगा कि एक को फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, इसको इस तरह से क्यों रखा गया था? इसका भी कोई जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया, क्यों रखा गया? तो ये कुछ दोष थे। देखिए पहले दी थी मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी, फिर मोजले ने दी आधुनिक आवर्त सारणी, जो मैंने आपको पढ़ाई, जो हमारे टॉपिक में है, सिलेबस में है बंद रोगों के। अब दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी, ये वो दीर्घाकार आवर्त सारणी है जिसको हम पढ़ते हैं। तो इसका देखो जो मेन वजह है, इसकी जो मेन है, क्योंकि जो मेंडलीफ ने दी थी, है ना, उसके बाद जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी आई उसमें जो वर्गों का गया, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6, 7, 8, है ना, इसको 3 भागों में, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, है ना, सेकेंड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 से 7, इसमें तोड़ा गया था। लेकिन जो दीर्घाकार आवर्त सारणी आई, रैंग, वर्नर और बरी ने दी थी, तो उसमें जो तत्वों को कहा गया ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सीधे सीधे 18 वर्ग कर दिए गए। ये जो फर्स्ट है सेकेंड है इसकी झंझट ही खत्म कर दी गई थी इस आवर्त सारणी में।
तो ये किसने दी थी? रैंग, बर्नर व वरी। इन वैज्ञानिकों ने मिलकर बोर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी की रचना की, जिसे दीर्घाकार या प्रवर्धित बोर की आवर्त सारणी कहा गया। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी, इसको कहा गया था। किसने दी थी? रैंग, बर्नर और बरी ने। इसी को हम पढ़ते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। 7 आवर्त, 18 वर्ग, 7 आवर्त और 18 वर्ग, जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। तो मेन चीज इसमें यही था, क्योंकि आपने सिर्फ मैंडलीव की आवर्त सारणी अब तक देखा होगा, है ना, या सुना होगा। रैंग, बर्नर, बरी, इन वैज्ञानिकों का नाम काफ़ी, जिन्होंने साइंस साइड से पढ़ाई नहीं की है उन्होंने सुना भी नहीं होगा, सिर्फ ये पता होगा कि आवर्त सारणी मैंडलीव ने ही दी है। तो मैंडलीव जो आवर्त सारणी आई थी इस तरह से 3 पार्ट्स में है, एक मूल, फिर एक आधुनिक, एक दीर्घाकार आवर्त सारणी है। इस तरह से 3 पार्ट्स में है। इसमें आवर्त संख्या, जो आवर्त है हमारे 7, मुख्य क्वांटम संख्या n, ये किसे दर्शाती है? कक्षाओं की संख्या के आधार पर बनाई गई है। यानी आवर्त सारणी में जो 7 हमारे आवर्त हैं, ये 7 आवर्त क्यों हैं? क्योंकि किसी भी, ध्यान रखना है, एलिमेंट्स जो 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं उनके पास मैक्सिमम 7 ही कक्षाएं हैं। इसलिए आवर्त सारणी में जो है सिर्फ 7 ही आवर्त दिए गए हैं, क्योंकि खोजे गए एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके पास मैक्सिमम 7 ही कक्षाएं हैं, इसलिए 7 आवर्त हैं। और जो आपको पता है कि मूल आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आधार पर बनाई गई, आधुनिक परमाणु क्रमांक के आधार पर, और दीर्घाकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आवर्त सारणी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।